सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय भीम। आज हम टिकट चेकिंग स्टाफ की ओर से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 131वीं जयंती यहाँ पे मना रहे हैं। यहाँ पे प्रमुख वक्ता माननीय रंजीत मेश्राम सर का यहाँ पे आगमन हो चुका है। हमारे ऑफिसर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। मैं टिकट चेकिंग स्टाफ के सभी पदाधिकारी इनको निवेदन करता हूँ कि वो माननीय रंजीत मेश्राम सर इनको मंच पर ले आए। साथ ही में हमारे माननीय BS रामटेके सर APO भुसावल इनको भी मंच पर लेकर आए। उसके बाद हमारे BV गायकवाड़ सर रिटायर्ड ADFM, माननीय राय बोले साहब रिटायर्ड APO, माननीय रायमले साहब रिटायर्ड ACC बैंक मैनेजर, माननीय अहौलिया साहब ये भी मंच पर आए, ऐसे उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। माननीय रंजीत मेश्राम साहब इनको निवेदन करता हूँ कि कृपया आप यहाँ पे आके अपने विचार प्रकट करें। माननीय रंजीत मेश्राम साहब। आज का ये कार्यक्रम जो है आवाज़ इंडिया पर डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। समूचा देश टीवी पर इस कार्यक्रम को देख रहा है। इस मंच पर विराजमान रेलवे के सभी बड़े अधिकारी, चेकिंग स्टाफ के सभी कर्मचारी मित्र, भुसावल के मित्रों, काफ़ी उत्साह से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। इसका व्यक्तिगत रूप से मुझे आनंद है। मैं वैसे हिंदी क्या बोलने का आदी नहीं हूँ, लेकिन बहुत प्यार भरा आग्रह मुझे लगातार हो रहा कि मैं हिंदी में ही बोलूँ, प्रयास करूँगा। मित्रों, बाबा साहब को केवल 65 साल की आयु मिली, उसमें 36 साल वो प्रत्यक्ष संघर्षरत रहे। उनके जीवन के इस संघर्ष के दिनों में उन्होंने कई ऐतिहासिक भाषण किए हैं। वो इस देश को, यहाँ की तमाम मूवमेंट को वो दिशा देना लायक रहे। संविधान सभा का पहला भाषण जो दिसंबर 1946 में हुआ था, संविधान सभा का पहला भाषण, संविधान सभा में बाबा साहब का आगमन, ये भी काफ़ी रोचक रहा, लेकिन आज के वो व्याख्यान का विषय नहीं है। मैं आज के परिस्थिति के ऊपर में भी और बाबा साहब के प्रासंगिकता को बोल के ये उत्साही मूड को किंचित तकलीफ देने के मूड में मैं भी नहीं हूँ। इतिहास के कल के पन्ने, आज के पन्ने, कल क्या हो सकता, इन सभी बातों का संदर्भ लेते हुए जो मुझे बोलना चाहिए वो बोलने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मैं ये कह रहा था कि बाबा साहब के जीवन में कुछ ऐसे भाषण जिनको वंडरफुल स्पीचेस कहेंगे, उनमें एक था जब वो संविधान सभा में बहुत मेहनत से उनका आगमन हुआ था। दिसंबर का 1946 उस वक्त का काल है। एम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य क्या होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो ठहराव रखा था। काफ़ी बहस हो रही थी। उस वक्त में जो चेयर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एक ऐसी तकलीफदेह सिचुएशन आई और उन्होंने बाबा साहब को भाषण करने का निमंत्रण दिया। वंडरफुल स्पीच। सारा सभागृह
बाबा साहब की वो सारी विद्वत्ता को देख के कि जिस आदमी को हम संविधान सभा में नहीं आना चाहिए ऐसी कोशिश कर रहे थे, क्या क्या नहीं हुआ उस वक्त में। मैं पहले ही कहा कि वो सारी बातें आज बताने का विषय नहीं है। उसके बाद का जब उन्होंने 2 साल 11 महीने 27 दिन की मेहनत करने के बाद जो संविधान लिखा गया, उसको 26 नवंबर 1949 एक्सेप्टेंस मिला, स्वीकृति मिली। संविधान को स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को मिली। उसके एक दिन पहले 25 नवंबर को बाबा साहब ने संविधान सभा में जो भाषण दिया था वो भी बहुत ऐतिहासिक है। बाबा साहब ने जालंधर में वहाँ के आयोजकों ने उनको बुलाया था। उन्होंने पहले अपना भाषण लिख के भेजा। वो बोले इतना कड़क भाषण हम नहीं देने दे सकते, वो नहीं दे पाए। लेकिन उसी भाषण का उन्होंने जो किताब छापा एनिलेशन ऑफ कास्ट, वो भी एक बहुत ही गजब का भाषण था। एक भाषण उन्होंने काठमांडू में दिया। कार्ल मार्क्स एंड लॉर्ड बुद्धा, वो भी सारे दुनिया भर वो किताब आज भी पढ़ते हैं। बाबा साहब ने रानडे के जयंती के ऊपर में जो पूना में भाषण दिया था, रानडे गांधी एंड जीना, उस भाषण का निचोड़ ऐसा था, कितना भी कोई महापुरुष बने वो देश के ऊपर हो नहीं सकता। व्यक्तिवाद की इतनी परम सीमा नहीं होना चाहिए कि वो देश से भी बड़ा हो। वो भी भाषण उन्होंने किताब के रूप में छापा। इसी भाषण परंपरा में मुझे ये कहना है कि 13 फरवरी 1938 में भाषणों की, महत्तम भाषणों की ये जो परंपरा चली, ये हाथ में पकड़ना चाहिए क्या? ये स्टैंड लगाएं। ये भाषणों की ये जो परंपरा चली, उसी में 13 फरवरी 1938 में मनमाड़ में रेल कर्मचारियों के सामने, मैं इसलिए इस बात की आप लोगों के सामने वो याद दिला रहा हूँ कि मनमाड़ में 13 फरवरी 1938 में बाबा साहब ने बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया है। कभी पढ़ने को मिला तो जरूर पढ़ना चाहिए कि इस देश की पॉलिटिकल लाइन क्या होना चाहिए, इस देश के विकास के प्रमुख अवरुद्धता कौन सी है। ये सारी बातों का एक निचोड़ उन्होंने वो भाषण में दिया है। आज उसी संदर्भ में रेल कर्मचारियों के सामने बाबा साहब के संदर्भ में बोलते हुए मुझे हर्ष होता है। बाबा साहब का एक अनुयायी के नाते मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा मुझे किंचित भी नहीं लगता। बाबा साहब की प्रशंसा किसी कारण से किसी ने करना चाहिए, कोई पॉलिटिकल गेन के लिए करे, कोई श्रद्धा के लिए करे, कोई दबाव के कारण करे, या कोई अकारण उनकी निंदा या द्वेष करे। इन सभी बातों के भीतर में मुझे ऐसा लगता है, एक साधारण से एक व्यक्ति को मुझे लगता है कि बाबा साहब को इन सारे बातों को छोड़ के उनकी ज़िंदगी को समझने की एक बार शांतता से एक बार कोशिश करना चाहिए। वो सच में इतने क्रुद्ध थे, वो सच में किसी का बहुत तिरस्कार करते थे, वो सच में इतने बंडखोर थे, सच में वो इतने गुस्से वाले थे, सच में वो इतने आरक्षण के बहुत प्रतिपक्ष में थे। ये सभी बातों का ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो की अतिशय आक्रमकपणे, बहुत आक्रामकता से जो बोला जाता है,
अंडरस्टैंडिंग होने के बजाय मिसअंडरस्टैंडिंग होने की ज्यादा कोशिश होती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भक्तों ने भी नहीं करना चाहिए और विरोधकों ने भी नहीं करना चाहिए। भक्तों ने अपनी भक्ति की नशा में इतना भी न होते हुए भी ज्यादा करे, ये भी नहीं करना चाहिए। और कोई अगर विरोध करता है तो उन्होंने भी अपने आंखों का जो ग्लास है उसमें एक बार स्वच्छता से देखने की कोशिश करना चाहिए। क्या था इस व्यक्ति में, कौन था ये? 1891 में पैदा हुए डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से 22 साल छोटे थे। गांधी जी का भारत में जो उदय हुआ वो 1920 में हुआ, 1920 में। वो भी एक चमत्कारी पुरुष थे, वो भी इस देश के राष्ट्रपिता थे। उन्होंने भी इस देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में न भूल सकते ऐसा योगदान दिए। लेकिन उनकी और इनकी तुलना का अकारण कोई प्रयोजन हो तो तुलना करे, अकारण प्रयोजन के कारण तुलना करके विभिन्नता का अगर कोई दीवार खड़ी करते हैं, जहां जहां संबंध आया वहां जरूर संबंध आया है, जहां जहां टकराव होने की कोशिश हुई वहां वहां टकराव होने की कोशिश हुई है। लेकिन डेलिबरेटली अगर कोई बात उन्होंने किया है ऐसा नहीं है। जिस महापुरुष के जयंती पर यह पर्व मनाया जा रहा है वो तो 28 साल का था, तब सिडन कॉलेज में प्रोफेसर था। साउथ बोरी कमीशन यहां भारत में आई थी 1917 में। उस वक्त में गांधी जी का पॉलिटिकल अपमेंट होना ही था। कांग्रेस तो गोखले और तिलक के हाथ में थी। 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, बम्बई में उनका आगमन हुआ। मिस्टर जीना वॉज सीनियर टू मिस्टर गांधी। बैरिस्टर जीना ये गांधी जी से सीनियर थे। उन्होंने कांग्रेस पहले ज्वाइन किया था। 1914 में गांधी जी का बंबई में आगमन हुआ। उनका स्वागत किसने किया आप सुन के हैरान होंगे। गुजरात सभा ने उनका स्वागत किया और उस स्वागत के अध्यक्ष थे बैरिस्टर जीना। जीना के अध्यक्षता में गांधी जी का स्वागत हुआ। इसका कारण था कि दोनों काठियावाड़ के गुजराती थे, गुजरात सभा के सदस्य थे। जीना तो 1908 में लोकमान्य तिलक पर जब राजद्रोह का खटला हुआ था उस वक्त लोकमान्य तिलक के वकील बैरिस्टर जीना थे। उस वक्त के सर्वोत्तम नेता गोपाल कृष्ण गोखले के अत्यंत निकट थे मिस्टर जीना। गांधी जी ने 1915 में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता लिया। दुनिया के ये पहले महानतम शख्स होंगे कि एक पार्टी का प्राथमिक सदस्यता 5 साल पहले लेना। 1915 में उन्होंने सदस्यता लिया और 1920 में पूरी कांग्रेस पर कब्जा किया। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड न होते हुए 5 साल में एक ऑल इंडिया पार्टी को अपने हाथ में ले लेना, ये चमत्कार तो केवल महात्मा गांधी जी ने किया, ये सब लोगों ने मानना चाहिए। 1917 में साउथ बोरी कमीशन आती है। गांधी जी उस वक्त में कोई पिक्चर में नहीं थे। वो तो प्रतिवेदन देते हैं कि देश में व्यवस्था के कारण जिन लोगों का हक छीना गया वो दया के भरोसे कैसे छोड़ोगे आप? वो किसी के सिंपैथी के ऊपर में इतने करोड़ लोगों को क्यों छोड़ते हो?
वो 1930 और 31 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, दोनों कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर BR आम्बेडकर बताते हैं कितने लोग हैं वहां पर, ये जानते हो? इंग्लैंड और फ्रांस, इस देशों में जितने लोग बस थे उतने लोग इस देश में छाव तक उनकी नहीं लेते। जीवन में पूरा अंधेरा उनका छाया है, उनके सहानुभूति पर कैसे छोड़ेंगे? ये बात उन्होंने 1917 में वो कमीशन के पास रखी। यहां से ये महापुरुष का जीवन स्टार्ट होता है। वो सोचता होगा यार कि मैं ये सब सारा सहानुभूति पर इनको छोड़ूं, क्या गलत किया उन्होंने? कौन सी तकलीफ इस देश को दिया है? इस देश के करोड़ों लोग बिना गुनाह से, एक थप्पड़ भी मारा तो उसको पनिशमेंट होती है। करोड़ों लोग बिना गुनाह करके, 1% भी उन्होंने गुनाह नहीं किया, इसके बावजूद भी गांव के बाहर रहते हैं, दूसरे के मर्जी पर जीते हैं, सपने से कई दूर है। क्यों ऐसा? ये क्यों ऐसा? अगर ये शख्स ने पूछा तो उसमें गलती क्या है? अगर नहीं पूछता तो इस देश की तरक्की इतनी हुई होती? क्या गलती किया इसने? ये किसी के विरोध में था, ऐसा कैसे कह सकते? सारी सच्चाई को अगर उन्होंने उजागर किया है तो क्या तकलीफ किया उन्होंने? मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं किया। 1937 में फिर कमीशन आती है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के सामने वो फिर रखते हैं। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में, ये भी मैं महाराष्ट्र ही है, महाड़ है, उन्होंने देखा कि सार्वजनिक तालाब पर पानी तक नहीं पीने देते। साइमन को उन्होंने बताया कि कैसे बोलते हो यार, पानी तक नहीं पीने देते, हिंदू होकर मंदिर तक नहीं जाने देते, कुछ नहीं। थोड़ा सा भी मालूम क्या, विरोध तो छोड़ो, जैसा जीने को बोलो वैसे जियो, ऐसा बोलती है। ये सवाल इससे डॉक्टर आम्बेडकर तड़प जाता था। डॉक्टर आम्बेडकर परेशान हो जाते थे कि मैं इनको, इन लोगों के, अब उन महापुरुषों का मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते थे कि धीरे से समझाओ लोगों को, ये कई सालों से परंपरा चलती आ रही है, एकदम से नहीं टूटेंगी, कई सालों से। क्या बात बोलते थे डॉक्टर आम्बेडकर? ही बोलते थे कि क्या बात है ये कौन सी परंपरा है, ये कौन सी व्यवस्था है? केवल दलितों और अस्पृश्यों की बात नहीं है, ये कौन सी परंपरा है कि मर्द अगर कम उम्र में मर जाए तो उसके बीवी को उसके इच्छा के विपरीत चीता पर जला डालोगे आप? खाना पकाते वक्त में अगर गरम तेल का एक बूंद भी अपने शरीर पे अगर गिर गया तो आदमी तन्ना जाता है। सालों से यहां पर करोड़ों औरतों को पति के चीता पर जला दिए और बोलते थे कि सती प्रथा है, जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तू नहीं जी सकती है। एक बार शादी होने के बाद में तेरा पूरा जीवन पति के साथ ही जाना चाहिए। अरे डॉक्टर आम्बेडकर बोलिए, कैसा बोलते हो आप? स्त्री को पढ़ाई का अधिकार नहीं है, वो तो दलित नहीं थी। ये नहीं बताते इन सब बातों को। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसका इनॉग्रेशन इंग्लैंड के राजा पंचम जॉर्ज ने किया था,
वहां पर भी डॉक्टर अंबेडकर यही बोले, उनका दर्द था। ये व्यवस्था के खिलाफ बोलना पड़ेगा। राजा राम मोहन राय का उदाहरण कितने बार बोलते कि सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने बताया, उन्होंने किया, लेकिन कब? राजा राम मोहन राय ने अपने सगे भाई के मरने के बाद में अपने सगे भाभी को चीता पर जबरदस्ती ले जाकर उसको ठूस ठूस कर, राजा राम मोहन राय की भाभी की मरने की इच्छा नहीं थी, चिल्ला रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी, इधर उधर दौड़ रही थी, चारों तरफ से उसको घेर के जल्दी चीता में डाले। ये आंखों से राजा राम मोहन राय ने जब देखा तो अंतरंग से पिघल गया कि ये कौन सी प्रथा है, ये किस प्रकार की मालूम किया ये व्यवस्था है। तब राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ में बोलते रहे। क्या गलत किया है डॉक्टर अंबेडकर ने? डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल दिया, क्यों? लड़की अगर पैदा हो गई तो अपने मां बाप के संपत्ति का अधिकार नहीं हो सकती? नहीं मानते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल में कहा कि शादी होने के बाद में उसको डाइवोर्स लेने का अधिकार होना चाहिए। नहीं मानते रहे। हिंदू कोड बिल में वारसा हक किसको होना चाहिए, ये डॉक्टर अंबेडकर ये नहीं बताते। डॉक्टर, इस देश में जो जो अच्छाई दिख रही है, आज किसी भी पढ़ने वाले, वो मेरी लड़की हो या आपकी लड़की हो, उनको अगर पूछो कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहनों के लिए क्या किया तो कुछ नहीं मालूम उनको। उनके लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ये क्रिटिकल पर्सन था। डॉक्टर अंबेडकर ही वॉज अ वेरी निगेटिव पर्सन, ही वॉज हैविंग वेरी निगेटिव पर्सनैलिटी। ऐसा चित्र खड़ा कर दिया गया। भयानक है ये सब बातें। जब वो मजूर मंत्री थे, जब वो कानून मंत्री थे, कितने अच्छे अच्छे, ये इतवार को छुट्टी मिलती, वो भी तो उन्हीं का है ना। आज जो इतवार को छुट्टी मिलती है वो भी तो उन्हीं की देन है ना। कई बातों का उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था किया है। कभी कभी तो ऐसा भी बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है वो पाश्चात्य लोगों के हिस्से है। ऐसा कैसा पाश्चात्य वगैरह बात करते हो? वहां संविधान सभा थी, जो भी कलम वो लिखते थे उसके एक्सेप्टेंस के लिए चर्चा होती थी। एट दैट टाइम डॉक्टर अंबेडकर वाज हिंदू। वो तो 14 अक्टूबर 1956 को ऑफिशियली बौद्ध हो गए थे। उस वक्त तो हिंदू ही थे वो। अब वो कौन से हिंदू थे, प्रोटेस्टेंट हिंदू थे कि और कौन से हिंदू थे मालूम नहीं, लेकिन उस वक्त तो हिंदू ही थे। राजेंद्र प्रसाद हिंदू थे, जवाहरलाल नेहरू हिंदू थे, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भी संविधान सभा के सदस्य थे। बाबा साहब ने लिखी हुई पूरी संविधान को संविधान सभा ने हर कलम को स्वीकृति दिया है। उन्होंने जितना लिखा है उससे उतना ही कीमती संविधान सभा ने वो सब सम्मत किया है। पूरा सम्मति से सब हुआ है। ऐसा तो नहीं कह सकते। डॉक्टर अंबेडकर ने 22 दिसंबर 1952 को डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी ये सब्जेक्ट के ऊपर में पूना में वकीलों के सामने जो भाषण दिया था, वहां पर वो बोलते रहे कि देखो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दुनिया भर में अब्राहम लिंकन की ज्यादा लोग पसंद करते हैं। दूसरी एक डेफिनेशन है जॉन बेगवर्ट की, गवर्नमेंट बाय डिस्कशन, उसको भी पसंद करते हैं।
और अब्राहम लिंकन की तो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, वो तो काफी पॉपुलर डेफिनेशन है। अंबेडकर ने उस वक्त में कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि अब्राहम लिंकन की लोकशाही की जो व्याख्या है वो लोकशाही कैसी रहे उसकी है। लोकांनी निवडलेल्या लोकांच्यासाठी लोगों के लिए सरकार। बाबा साहब बोलते थे, मैं थोड़ा सा लिंकन की परिभाषा से खुश जरूर हूं, लेकिन डेमोक्रेसी काय के लिए चाहिए, कैसी रहे उस पर सारी दुनिया चर्चा करती है। वाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी चाहिए? उस वक्त में बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं बोले आज 22 दिसंबर 1952 को सब लोगों के सामने मैंने खुद की रची हुई आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान देने के बाद 22 दिसंबर 1952 को बोल रहे हैं कि खून का एक भी बूंद न गिरते हुए लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन जो शासन व्यवस्था कर सकती है उसका नाम है डेमोक्रेसी। उनका बिंदु था, उनका कंसंट्रेशन था लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में आमूलाग्र बदलाव। लोगों के, नॉट फॉर ओनली शेड्यूल कास्ट, नॉट फॉर ओनली शेड्यूल ट्राइब, नॉट फॉर ओनली आदिवासीज, नॉट फॉर ओनली माइनॉरिटीज, लोगों के लिए बोला उन्होंने। लोकांच्या जीवनात, सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन वो हमेशा चाहते थे और उसी इसमें वो बोले उन्होंने। मराठी में कहते हैं मुठभरांच्या हाती सत्ता। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अर्थ सत्ता रहो या सामाजिक सत्ता रहो या धर्म सत्ता रहो या राजकीय सत्ता रहो, अगर वो जाए और बैलबंडी के बैल जैसे लोगों ने वो ढोते रहे, ये दुनिया मुझे पसंद नहीं है। ये दुनिया को मैं मरने तक के उसका प्रतिकार जरूर करूंगा। मैं उस दुनिया को पसंद करूंगा कि डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी सबको मिले। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में धन, साधन, संसाधन, राजकर ये इकट्ठा ना हो। ये दुनिया मुझे पसंद है और ये शासन व्यवस्था उस बातों की तरफ में ध्यान दे। ये विधिमंडल की इच्छा पर ये देश नहीं चलना चाहिए। हाउस विल नॉट डिसाइड, नो। आज अगर हम माने कि आईपीएल की, क्रिकेट की अगर मैच होती है, एक पर्सन बोले कि एक टीम मेरी है, बी पर्सन बोले एक टीम मेरी है, दोनों के हिसाब से क्रिकेट की मैच नहीं हो सकती। जो क्रिकेट के नियम है, बॉल कैसी फेंकी जाए, कैच माने क्या होता है, बोल्ड माने क्या होता है, बाउंड्री माने क्या होता है, सिक्सर माने क्या होता है, ये जो है उसी के दायरे में ये क्रिकेट खेली जाएगी। हाउस की इच्छा पर देश चलना, ये 1952 के भाषण में आकर रहे थे। आज 1922 को ये बातों का आप तोल मरोड़ के दे सकते हैं। ये पक्षीय सत्ता के ऊपर में देश नहीं चलना चाहिए। सांसदीय विधि नियम में जो बातें एक्सेप्ट की है उसी हिसाब से देश चलना चाहिए। ये 52 में वो आदमी कहता है। ये संविधान दिन मानते वक्त लोग में ऐसा हाथ करके उसकी प्रास्ताविक होते, वो जो 1949 में संविधान देते वक्त में बाबा साहब ने दिल से जो भाषण किया है, दिल से। मैं पहले मराठी में बोलूंगा और भी हिंदी में बोलूंगा। बाबा साहब बोलते हैं, मी पाहतोय
ये 1949 में संविधान देते वक्त में बाबा साहब बोल रहे हैं मी इथे पाहतोय की एकीकडे राजकीय समता इथे मिळालेली आहे, पॉलिटिकल इक्वेलिटी आ गई है। उसी वक्त में मैं देख रहा हूं कि इकोनॉमिकल इक्वेलिटी और सोशल इक्वेलिटी रोज की रोज दूर जा रही है। ये 1949 में वो शख्स वहां बोल रहे। मैं एक तरफ देख रहा हूं कि पॉलिटिकल इक्वेलिटी, राजकीय समता मिळाली है, पॉलिटिकल इक्वेलिटी मिल गई। उसी वक्त में सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता दोनों दूर जा रही है। 1949 से 2022 की तुलना में आप पूरा देखो, सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता कम हुई कि ज्यादा हुई? अगर तुमने इन बातों की तरफ में ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा, अब वो दिन मैं आज यहां बोलना नहीं पसंद करूंगा। बाबा साहब ने किसी कास्ट विशेष के लिए बात कही है? वो पूरे देश का चिंतन नहीं कर रहे थे, उनके सामने पूरे देश का समग्र चिंतन नहीं था, वो पूरे देश का हित नहीं सोच रहे थे, 100% सोचते थे। एक नायक को जबरदस्ती खलनायक करने का प्रयास क्यों करना चाहिए? कभी वो शख्स ने एक बूंद तक मेरे शरीर का राष्ट्र के सिवा अगर रहा, जीना तो छोड़ा, बोले सपने में भी मैं कभी सोचता नहीं हूं उनके राष्ट्रभक्ति पर शंका करेंगे। अब कभी कभी ऐसा भी सोचते लोग, उन्होंने तो 1935 में तंग आ गए वो। खैर, अब उन्होंने एक बौद्ध धर्म स्वीकार किया, हिंदू धर्म छोड़ा क्या, सारा का सारा उनका, अरे वाह। पहली उनकी पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी। जनसंघ तो 1951 में हुआ। आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो 1984 में हो गई। 1977 में वो जनता पार्टी थी। 1951 में वो जनसंघ थी। बाबा साहब की पॉलिटिकल पार्टी का नाम मालूम है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 36 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किया था। 7 महीने के बाद में बॉम्बे पार्लियामेंट्री के चुनाव हुए, तब तो रिपब्लिकन पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम भी नहीं था उनके दिमाग में। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पक्ष, जिसका मराठी में या हिंदी में भाषांतर करेंगे, 17 लोग खड़े किए थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ये 1937 की बात है, अगस्त 1937। नवंबर 1936 में वो पार्टी उन्होंने स्थापन किया था। 6 महीने की पार्टी, 17 लोगों को खड़ा किया, 13 लोग चुन के आए। वो 13 में 4 ब्राह्मण थे। वो 13 लोग जो चुन के आए थे उसमें तो 4 ब्राह्मण थे। वो शख्स के ऊपर में ही वॉज 100% कास्टिस्ट और क्या क्या उसके ऊपर बोलते। ऐसा क्यों? उसके सोचने समझने की सारी धाराओं को एक बार समझने की कोशिश तो करना चाहिए। वो पार्लियामेंट में 14 लोग चुन के आए थे और बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूंसी से बाबा साहब चुन के आए थे। उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर्स के सामने एक भय पैदा हो गया कि वन मिस्टर B.R. अंबेडकर कैन बी बिकेम पॉलिटिकल चैलेंज फॉर अस। एक राजकीय आह्वान ये कल हो सकता है
लिखने वालों ने ये सब बातें, अनटोल्ड स्टोरीज जो होती है वो लिखना चाहिए। केवल किताबों में जो होता है, जो वॉल्यूम में जो आता है, उतना ही तोते जैसे रट के ये सारी बातें होती। अब अनटोल्ड स्टोरी क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का वो रिजल्ट देख के उस वक्त के टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल लिखा था, और उस एडिटोरियल में ये लिखा था कि कल भारत के राजनीति में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एक आह्वानात्मक चैलेंज हो सकता है। एडिटोरियल लिखा था उस वक्त के अंग्रेजी अखबार ने, ये छोटी बात नहीं थी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मैं भी नहीं जानता। ये आदमी को मजबूर किया गया, ये महापुरुष को जो उस रास्ते से जा रहा था, इस देश की चरम सीमा को एक नए रूप से भाग्य विधाता होने के इसके दिमाग में शायद होगी। इस देश का एक नई दुनिया बनाने का उनके दिमाग में होगा। उसमें इस देश का जो दलित वर्ग वो भी इंक्लूड हो, खेती और किसान भी इंक्लूड हो, मजदूर भी इंक्लूड हो, कॉमन मैन भी इंक्लूड हो, बहन भी इंक्लूड हो। इन लोगों को इस सारे व्यवस्था में जो इनके हक छीने गए, मार्क्सिस्ट लोग केवल कामगारों की बात करते थे। उस वक्त की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, उनको एक बार स्वतंत्रता मिले सब ठीक हो जाएगा, ये उनकी लाइन थी। बाबा साहब की लाइन थी, स्वतंत्रता के साथ साथ ये सारी बातों की भी हितों की लड़ाई इकट्ठा लड़ना चाहिए, और वो लोगों को पसंद आई थी। थर्ड कमीशन स्टैफर्ड कीप्स का 1942 में आया, और 1942 में स्टैफर्ड कीप्स का कमीशन आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू था इस देश में। दोनों वक्त में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों वक्त में अंग्रेजी की हुकूमत थी। पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, 1914 से 1918। उस वक्त में पहली साउथ बोरी कमीशन आई थी, अंग्रेज हल जाते थे। महायुद्ध, पहला महायुद्ध हो गया, अंग्रेज हल गए। दूसरा महायुद्ध 1939 से 1945 हुआ, 6 साल चला, फिर अंग्रेज हल गए। अंग्रेजों ने सोचा कि इस देश में हम हुकूमत नहीं कर सकते, ये सत्ता कैसे दे, सत्ता का सत्तांतरण कैसे किया जाए। टटोल को आइए, मिस्टर क्रिप्स आप भारत जाइए और सत्ता का सत्तांतरण आप कैसे किया है। अंग्रेजों के मूड में आ गया था कि अब इस देश को ज्यादा हम संभाल नहीं सकते, क्योंकि खुद इंग्लैंड अपनी हुकूमत संभालने के लिए कमजोर गिर गया था। 42 में क्रिप्स आया। एक दिन नहीं, लगातार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्रिप्स को रिक्वेस्ट करते रहे कि आप मुझे मिलने का समय दीजिए। क्रिप्स सावरकर से मिले, गांधी जी से मिले, जिन्ना से मिले, उस वक्त के सभी तत्कालिक बड़े नेताओं से मिले। डॉक्टर अंबेडकर को तारीख नहीं दे रहे थे। उसी वक्त में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के वो प्रमुख थे। एक नया चैलेंज हो सकता, ऐसी एक प्रतिमा बन गई थी। क्रिप्स उसके पहले भी भारत आके गए थे, उसकी सारी जान पहचान हुई थी। अनटोल्ड स्टोरी क्या है मैं क्या जानूं। बहुत मुश्किल के बाद में क्रिप्स ने डॉक्टर अंबेडकर को मिलने का समय दिया तो पहला सवाल किया,
See, Mr. Ambedkar, when you are leader of laborers, अगर तुम मजदूरों के नेता हो, तुम्हारे पार्टी का नाम है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। डॉक्टर अंबेडकर बोले कि मेरे पार्टी का नाम जरूर है, लेकिन उसमें दलित भी इंक्लूड है, किसान भी इंक्लूड है। कॉमन मैन भी इंक्लूड है। करीब ने नो नथिंग, मैं तुम्हारी एक भी शब्द सुनूंगा नहीं, मैं जो बोल रहा हूं एक एक शब्द सही है। क्रिप्स ने डॉक्टर अंबेडकर की बात सुनने को ना मंजूर किया, मैं नहीं सुनूंगा बोले। अगर आपको आना है, आपको अगर ऐसा लगता है कि यहां इस देश के दलितों को, किसानों को कुछ राजकीय अधिकार और बाकी अधिकार मिले, तो आपको अपने पार्टी के इस बैनर पर आप नहीं आ सकते, मैं नहीं सुनूंगा। डॉक्टर अंबेडकर परेशान हो गए, वो भी तो आदमी थे, महापुरुष हुआ, अभी हुए तो क्या हो गया, आदमी नहीं थे, वो परेशान नहीं हो सकते थे, उनको परेशान नहीं किया जा सकता था। हो सकता वो बहुत अच्छे लीडर हो गए, लेकिन उस वक्त में उनके सामने कई बार कई ऐसे रोड़े आते थे, उसको उन्होंने कैसा कैसा, अगर वो सो गए होते, अगर वो निराश हो गए रहते, ये दुनिया दिखती ना, शायद नहीं दिखती। डॉक्टर अंबेडकर, अब ये तो सारी बातें लिख के नहीं रखे उन्होंने, लेकिन उन्होंने तुरंत इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के लोगों को सबको बुलाया कि मेरे सामने ऐसा ऐसा सवाल है और क्रिप्स ऐसे ऐसी बात बोल रहे हैं और अंग्रेज यहां से जाने के मूड में है, क्या करूं, क्या करना चाहिए, मैंने क्या होगा। सुनने नहीं मेरी बात को, एक भी शब्द सुनने के मूड में नहीं है, सबकी बातों को सुना गया, केवल मेरे को ही समय नहीं दिया गया, क्या करूं। उस वक्त में यही नागपुर में 1942 में सब लोग आए। अब जो अपर कास्ट के थे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में, वो थोड़े से डाउटफुल हो गए। जो दलित थे वो डॉक्टर अंबेडकर को बोले कि, अब अंबेडकर तो नहीं बोलते थे, बाबा हमारा कोई नहीं है अभी, अगर तुमने हमारी बात को अगर नहीं उठाया तहस नहस हो जाएंगे हम। क्रिप्स, अगर आपको अगर दलितों की और किसानों की बात कहना है, ये हमारा कौन है फिर, कितना पत्थर उनके दिल पर रखना पड़ता। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को डॉक्टर अंबेडकर बेतहाशा प्यार करते थे। किसी बहुत प्यार के बच्चे को अपने सामने उसका मृत्यु देखना किसी बाप को कितना करता होगा। इतना प्यारा बच्चा मेरा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जिसको तेरा चुन के ताकत बन गई है, क्या करूं। इधर अंग्रेज सत्ता छोड़ने के मूड में आ गए, ये बातें लिखी नहीं गई। अल्टोर स्टोरीज तो ऐसी कई है। बस आपको दिल पर पत्थर रख के जो पार्टी 1936 को उन्होंने निर्माण किया, उस प्रिय इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को 1942 में वाइंड अप करके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन करना पड़ा। और उसी दिन से उस महापुरुष को शेड्यूल कास्ट का ठप्पा लग गया। ही वॉज एंड ही इज ओनली लीडर। आप अमुक अमुक, उनका तो है ही,
लेकिन दूसरों का था ही नहीं, ये झूठ है। उसकी लड़ाई, अरे खून में तो गठ होते हैं, ए भी होता है, ए बी प्लस होता है, क्या क्या होते हैं, आंसुओं को कोई गठ नहीं होते। वो आंसुओं को पोंछने की लड़ाई लड़ता था। जो भी इस देश के लोगों के आंखों में आंसू आते थे, उसके पोंछने की लड़ाई का वो पहला कर्णधार था। कई ऐसी सिचुएशन आया जाया करती थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किए, चुनाव लड़ाए, अकेले गिर गए थे। स्वतंत्रता के वक्त में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर was alone and isolated। ऐसी सिचुएशन खड़ी करके रख दिए थे कि तब भी वो शख्स ने, वो तो ऑफिशियली ऐसा बोला जाए तो मन से तो थे बौद्ध, 3.25 महीने तो बौद्ध रहे। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध बने और 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ। 3.25 महीने भी नहीं रहे, 3.25 महीने तो ऑफिशियली बौद्ध रहे। सारा जीवन तो वो अनऑफिशियली ऑफिशियली हिंदू ही थे। दिल्ली में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों को बुलाया, देखो मैं 15 दिन के बाद में, मैं माने बाबा साहब 15 दिन के बाद में मैं बौद्ध हो रहा हूं। बहुत धर्मों के लोगों ने कई प्रकार का, ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात आमिष, अब हिंदी में क्या कहे उसको, लालच शब्द तो बहुत छोटा हो जाएगा, किसी किसी प्रकार का क्या क्या बताया है कि बाबा साहब आप हमको ये धर्म लो। ख्रिस्ती थे, मुस्लिम थे, सिख थे। बाबा साहब बोले मैं ऐसा धर्म घेन, मैं ऐसा धर्म लूंगा जो इसी मिट्टी का है, यहीं की पैदाइश है, इसी देश का है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्या प्रदेश का है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यही का नागरिक था, दुनिया उनको मानती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अगर हिंदू धर्म छोड़ा तो कोई विदेश का धर्म तो नहीं लिया, गौतम बुद्ध का धर्म लिया, गौतम बुद्ध तो यही थे। और गौतम बुद्ध कोई शेड्यूल कास्ट थे? ये गलत लैंग्वेज में, वो तो राजा वंश के थे। तुम्हारे पॉलिटिकल लैंग्वेज में शायद ओबीसी थे, वो तो नहीं हिचकिचाए। उन्होंने तो ये कहा नाही मी नाही राहणार आता, 15 दिवसानंतर मी घेणार है, 15 दिन के बाद मैं ले रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बुलाया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को कि मैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को वाइंड अप करना चाहता हूं। मेरा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में मन नहीं रमता, मैं ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी निर्माण करना चाहता हूं कि जो मेरा सपना था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का, उसी को और अच्छे से। नहीं सपना पूरा हुआ, सपना टूट गया, सपना बिखर गया, सपना खराब नहीं था। मेरी पार्टी का नाम रह गया ऑल इंडिया रिपब्लिकन पार्टी, उसका झंडा रहेगा नीला, उसका चिन्ह रहेगा एलिफेंट हाथी। मेरी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से बात हुई है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जनरल सेक्रेटरी होने को तैयार है। मेरी एसएम जोशी से बात हुई है,
शायद वो वाइस प्रेसिडेंट होने को तैयार है, लेकिन सब लोगों का कहना है कि बाबा साहब आपको रिपब्लिकन पार्टी का अध्यक्ष होना पड़ेगा। देखो, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में आप लोग, ये ऐसी सिचुएशन है, आप लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने 100% बाबा साहब के प्रस्ताव का एक्सेप्ट किया और बाबा साहब को बोला कि बाबा साहब, ये धर्मांतरण का काम होने के बाद में आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करें। हमने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को वाइंड अप करने का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 100% मत से निर्णय ले लिया। काल के गोद में क्या लिखा रहता क्या मालूम? उसी बाबा साहब का नागपुर में दीक्षा होने के बाद में 4 महीने के बाद में बम्बई में दीक्षा होने वाली थी, बाद में फिर लखनऊ में होने वाली थी, बाद में फिर जालंधर में होने वाली थी, 4 जगह बौद्ध धर्म की दीक्षा होने वाली थी। अगर वो 1-2 साल अगर जी रहे होते, इस देश में भूचाल आ गया रहता। बंबई का वो मैदान अभी भी खाली पड़ा रहा। यहां की दीक्षा होने के बाद में देश में पॉलिटिकल पार्टी और कन्वर्शन ऑफ बुद्धिज्म क्या क्या नहीं हुआ रहता। वो गलत पर्सन था, कैसे बोलते हैं ऐसे सब बातें? बौद्ध धर्म का होना, देश बाहर का कोई विचार स्वीकार करना ऐसा है? संविधान लिखते वक्त में वो क्या बौद्ध तो 56 में हुए, संविधान की स्वीकृति 49 में हुई। कहां की बातें किधर की बातें किधर की बातें किधर? वो महापुरुष के पीछे ऐसा लगा देते हैं यार। एक नजरिया ये भी हो सकता है, उनकी कास्ट उनके कर्तृत्व को हमेशा आड़ी आई। ये नरोत्तम अगर दुनिया के दूसरे कोने में पैदा होता, कहां का क्या नहीं हो सकता था। डॉक्टर B.R. आंबेडकर से 2 साल छोटा माओ सेतुंग है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से 2 साल बड़ा हिटलर है। डॉक्टर आंबेडकर की बर्थ है 1891, हिटलर का है 1889 और माओ सेतुंग का है 1893। एक जर्मनी में पैदा हुआ, एक चीन में पैदा हुआ, एक भारत में पैदा हो गया। माओ सेतुंग से गांधी जी 24 साल बड़े, हिटलर से 20 साल, बाबा साहब से 22 साल। हिटलर ने 1933 को जर्मनी पर कब्जा किया और वो कैसा पैदा किया वो भी आज के भाषण का विषय नहीं है, लेकिन हेट उसका जब पायाला काय म्हणतो आपण बेस था। जू के खिलाफ जो हेट स्टोरी थी वो भी कम पढ़ा लिखा था, वो भी भाषणों का बहुत उस्ताद था, वो भी मोदी उसका सरनेम था, लोगों को डायलॉग करके भाषण देता था। वो भी 1933 में जब जर्मनी का चांसलर हुआ तो केवल उसको 31% ही मिले थे। शायद ऐसा बोल सकते हैं आपकी 2014 में यहाँ पर जो सत्ता पालट हुआ उस वक्त में 31% ही उस पार्टी को मिले। 10 साल हिटलर के नीली आंखों के कब्जे में पूरा देश था। नाइनटीन 1945 में 30 अप्रैल 1945 को
हिटलर ने खुद को गोली मार दी। उसके एक दिन पहले दूसरा हुकुमशाह मुसोलिनी, उसकी हत्या हो गई। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि 33 को हिटलर जर्मनी का प्रमुख बनता है, 34 को चाइना में माओ से तुंग चांगकाई शेक के खिलाफ लॉन्ग मार्च निकालता है, और ये शख्स 1935 को मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो, मैं हिंदू बन के पैदा हो गया, मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन शायद मैं उस धर्म में नहीं मरूंगा। एक का जर्नी किधर जाता है, एक का जर्नी किधर जाता है, तीनों हम वक्त के साथीदार है। एक जर्मनी का खलाश हो गया, एक चाइना का राष्ट्रपति बना, राष्ट्रपिता बना, एक यहां भी बाबा साहब बना, लेकिन राष्ट्र उसके कब्जे में नहीं था। वो बोलता था, उस वक्त के प्रमुख कांग्रेस को बोलता था कि आप ये देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते वक्त में ये देश में कैसा बनाऊंगा। सत्ता प्राप्ति के बाद में शायद अभी 135 करोड़ लोग हैं, 1947 में 40 करोड़ थे, 40 के 138 हो गए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने पहला पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर में बॉम्बे में बिल लाया था, ये लोगों को मालूम नहीं है। ये कल परसों यहां का महाराष्ट्र का इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर डॉक्टर नितिन राउत, उसने अपने किताब में लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ऑन पॉपुलेशन थ्योरी। पॉपुलेशन थ्योरी के ऊपर में पहली सोच डॉक्टर अंबेडकर की थी। गलत आदमी था वो। उस वक्त में उन्होंने बताया था कि ध्यान रखो। अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ से एक हफ्ते पहले नागपुर में उस किताब का विमोचन हुआ। उस वक्त में बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे, मेरे हाथ में पावर नहीं है, तुम लोगों ने मेरे को अकेला कर दिया है, लेकिन मैं इस देश के भलाई का हमेशा सोचता हूं। मेरी बात सुनो, तुम देश की अंग्रेजों को हाथ में सत्ता लेने के बाद में इस देश को कैसा लेके जाओगे? वैसे ही सती प्रथा रखोगे, वैसे ही बच्चों की शादियां रखोगे, वैसे ही स्त्रियों को कौटुंबिक अधिकार नहीं दोगे, वैसे ही किसान रोजंदारी पर काम करेगा, वैसे ही दलित वैसे ही जिएगा, वैसे ही कास्ट फीलिंग रहेगी, वैसी ही स्पर्श बंद रहेंगी। दुनिया में काले और गोरे दुनिया भर चर्चा होती है, दुनिया में गुलामों के बाजार की दुनिया भर चर्चा होती। तुम अपने देश की जरा सी भी चर्चा दुनिया में होना नहीं चाहिए, उसकी बहुत कोशिश करते हो। अरे अपनी बुरी बातें दुनिया में नहीं बताना चाहिए, क्यों? दूसरों की बुराई पर खूब चर्चा करते हो। ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर में खूब चर्चा करते हो, और यहां इतनी गंदगी इतना आने लाए, उसके ऊपर में क्या करोगे उसका कुछ नहीं बोलते हो। मैंने स्मॉल होल्डिंग किताब लिखा, ये छोटे छोटे किसान होने के कारण इस देश का क्या प्रॉब्लम होना है उस पर सोचो। मैं प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखा कि रूपी का क्या क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी नहीं सोचते। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कंसेप्ट रखता हूं, उस पर नहीं सोचते। मैं स्टेट सोशलिज्म की बात करता हूं, उस पर भी नहीं सोचते। देखो अंबेडकर, एक बार सत्ता मिलने दो, बाद में सब बातों पर सोचेंगे। सत्ता मिलाना ये पहला हमारा काम है। ये सोशल, ये रिलीजियस, ये जो प्रॉब्लम है ना,
ये घर के प्रॉब्लम है। ये घर के प्रॉब्लम घर में बैठ के बाद में सराएंगे। पहले पॉलिटिकल पावर इज मस्ट। डॉक्टर अंबेडकर बोले गलत है ये, तुमको तुम्हारा ये सब ब्लू पिक्चर रखना पड़ेगा। क्यों नहीं रखते आप? उधर माओ से तुम अपने लोगों के सामने, भारत से 20 करोड़ लोग ज्यादा, भारत से भूपृष्ठ में ज्यादा बड़ा, लोगों को बता रहा कि मेरे हाथ में सत्ता देने के बाद में मैं ऐसा करूंगा। 1934 में जब उसने लॉन्ग मार्च निकाला तो 1 लाख लोग उसके साथ में थे। पीपल्स वॉर, लोगों का सहभाग। बाबा साहब बोलते थे कि लोगों का सहभाग, तुम केवल स्वातंत्रता की लड़ाई, उसके साथ में सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियसन, ये रिवॉल्यूशन वगैरह कोई यार, अरे वो बाद में देखेंगे ना यार, रह गया वैसा के वैसा। आज 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 1 अक्टूबर 1949 को 2 साल बाद चाइना स्वतंत्र हुआ। भारत से बड़ा, पॉपुलेशन से बड़ा, भूभाग से बड़ा, दुनिया की महासत्ता बन गया। और तुम्हारे बाजू का देश इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सब रशिया वगैरह, उसके सामने कुछ नहीं है। क्यों महासत्ता बना? बाबा साहब यही तो कहते थे, यही बोलते थे कि नहीं यार, पहले घर की बातें का मत बताओ ऐसा। वैसे ही दबाया उन्होंने वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वो आखिरी का प्रसंग बता के मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। कितना डांटते थे यार उनको। 1930 में जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो बाबा साहब ने बताया कि हमारे देश में ऐसा ऐसा हुआ। जितने भी माध्यम थे, मीडिया था, ये बहुत बड़ा, अरे बाप रे ऐसा है। हाँ, इंग्लैंड और फ्रांस, इस देश की पॉपुलेशन जितनी होगी उतने ही लोग ऐसे सताने में पड़े हैं। बाप रे, ये तो हमको मालूम ही नहीं है। कोई नहीं बताती ये बातों को। जो भी बोलना था बाबा साहब ने। कॉन्फ्रेंस खलास हो गई। 31 को महात्मा गांधी ने मनी भवन में, B.R. अम्बेडकर आप मुझे मिलने आइए, बड़े थे, कांग्रेस के सर्व सूत्रधार थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी थी। बाबा साहब ने सोचा अगर गांधी जी ने बुलाया है, जाना चाहिए। पहली मुलाकात जिंदगी में, पहली, बॉम्बे के मनी भवन में। और मनी भवन में बाबा साहब 2-3 साथीदारों को लेके गए। मैं जो बोल रहा हूं उसमें एक अंश भी मेरे पास का नहीं है। बाबा साहब मनी भवन में जाके बैठ गए। गांधी चरखे के ऊपर में सूत काट रहे थे। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, उन्होंने बाबा साहब की तरफ में देखा तक नहीं। बड़े आदमी हैं। बाद में राष्ट्रपिता हो गए। सेक्रेटरी आए, गांधी जी के कान में बताया कि बापू, वो जिसको बुलाए आपने वो आके बैठे हैं ना, फिर थोड़ा सा नजर करके देखे। ये ट्रीटमेंट थी। ये बड़े लोगों का ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ बोला जाता है। फिर गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर को मन से सुनाया। क्या अंबेडकर,
तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपने हमारे बहुत खिलाफ बोले अंबेडकर तुम जब पैदा नहीं हुए थे नहीं, गांधी जी बोल रहे उनको, खैर उनका बोलने का हक भी था क्योंकि 22 साल से बड़े थे। तुम पैदा नहीं हुए थे तब से मैं अछूतों को, दलितों को, उनके प्रति मेरी बहुत सिंपैथेटिकली काम करने का तरीका है। मैं कांग्रेस का ठहराव में सब कुछ एक किया, क्या कह रही उनको सुना है। लेकिन अंतिमता वो सारा वार्तालाप कभी आपको पढ़ने का मिला तो जरूर पढ़ना, लेकिन बाबा साहब इतने बोल रहे थे कि गांधी जी इसके बावजूद आई हैव नो होमलैंड, इतना बोल के बाबा साहब आ गए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने गांधी जी की बातों को न मानते हुए बाबा साहब की बातों को मान के अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड बाबा साहब के कहने के हिसाब से दिया। जैसा कम्युनल अवार्ड अंग्रेजों ने, अंग्रेजी हुकूमत ने एक्सेप्ट किया, वैसे ही तिलमिलाते गांधी जी बॉम्बे पोर्ट पर आए, मीडिया ने उनके सामने लगाया। तब गांधी जी बोले मैं खाली जरूर आया, मी रिकामा जरूर आलो पर मी रिकामा बसना नहीं, मैं खाली जरूर आया लेकिन चुपचाप बैठने वाला नहीं हूं। और आमरण उपोषण पर बैठ गए यार। जमाना ऐसा था, गांधी बोले देश आले। गांधी इस देश के अनेक लोगों के पूज्य थे। हजारों तार डॉक्टर अंबेडकर के घर पर जाते थे कि तेरे को बिजली के तार से बांध के हम मारेंगे। गांधी के जीवन को अगर कुछ हुआ ना, कितना भयंकर संकट था। कभी क्रीप संकट लाता, कभी गांधी जी लाते, कभी और कोई लाता। संकटों की ऐसे बड़ी मार, वो तार के ऊपर में तार। डॉक्टर अंबेडकर किसी से सलाह मसलत भी नहीं कर सकते थे। क्या करूं, क्या करना चाहिए। कांग्रेस के डेपुटेशन लगातार आ रहे। कस्तूरबा गांधी का भी निरोप बाबा साहब को आया कि 3 दिन हो गए गांधी जी की तबीयत रोज के रोज खराब होती जा रही है। पूरी दुनिया का मीडिया, बाबा साहब बोले कि मैंने क्या गलत किया। जिनको कुछ नहीं मिला उनको मिलने का अधिकार अगर मैंने मिला है तो मैंने क्या गलत किया। मैंने अगर कम्युनल अवार्ड मिलाने के लिए अंग्रेजों को कन्विंस किया, क्या गलत किया। क्या हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी ऐसी भेग आने वाली है कि तुम इतनी भयानक पद्धति से उपोषण का हथियार बना के मेरे को दबा रहे हो। क्यों ऐसा करते हो। हजारों साल से लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, उनको मिलाने का अधिकार अगर मैंने मिला है तो वो भी आप मेरे से छीन रहे हो। क्यों ऐसा करते हो। दबाव बढ़ते गया और आखिर उसका वाया मीडिया ऐसा निकला कि बाबा साहब के कुछ लोग, गांधी जी के कुछ लोग समेट हुआ। और ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ये बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन ये बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है, जो शिक्षा में और गवर्नमेंट सर्विस में जैसे रेलवे में मिलता है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज नॉट क्रिएशन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये गांधी जी के दिमाग की उपज है। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो आ रही आज 543 संसद सदस्य होने के बाद में 120 रिजर्व कैंडिडेट है, उसमें से 80-90 तो बीजेपी के हैं। कौन सा सही दलितों का या शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का या और किसी का रियल रिप्रेजेंटेटिव जाता है। हर 10 साल बढ़ाते जा रहे हैं।
बाबा साहब ने ऐसा हो गया है। मेरा इतना ही कहना है कि बाबा साहब को मानने का उपकार नहीं करना चाहिए। बाबा साहब को नतमस्तक करता हूं, बाबा साहब को कोई उपकार हो रहा है, ऐसा नहीं है। असल में ये महापुरुष की जितनी तकलीफ दिया गया है ना, शायद ही और किसी को मिली होगी, क्या मालूम। आज तो ब्रांड हो गया, हर कोई अपने उपयोग में उसको ले रहा। कल क्या होगा और कल कहाँ जाएगा मैं तो नहीं जानता, लेकिन बाबा साहब की इन तमाम बातों को भुसावल के लोगों ने अति शांतता से, उसका श्रेय मेरे राइट साइड पे जो है श्री सुरेंद्र जी रामटेके, इनकी केयरिंग और हॉस्पिटैलिटी से मैं बहुत प्रभावित रहा। आपने शांति से सुना, आपका आभारी हूँ। जय भीम।